नमस्कार आप सभी लोगों को। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज का जो एपिसोड है उसको शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक अलर्ट आप सबको ज़रूर दे दिया जाए, जिससे कि आप समय रहते अगर सचेत हो जाएं तो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। आप सभी ने देखा कि जैसे पिछले साल हमारे बीच में एक नया नाम कोरोना इंट्रोड्यूस हुआ, हमने उसको समझा, लॉकडाउन को भी देखा, उसका पालन किया, उसमें बहुत सारे नुकसान उठाए, उसमें बहुत सारे हमने अपनों को खोया। उसके बाद फिर से छूट मिली, फिर से बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी हमने अनदेखियाँ करी, बहुत सारी हमसे गलतियाँ हो गई। और उसके बाद हमने क्या पाया कि एक बहुत ही आसपास लोगों को हमने रोता हुआ, लोगों को हमने परेशान हालत में देखा, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपनों को खो दिया, जिसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। और आज दोबारा उस सारे दर्द को, उन सारे एहसासों को, हमारे अंदर वो अभी मरे नहीं हैं, वो सब जिंदा हैं। और उसके उपरांत भी आज जो हम अपने मीडिया में देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन का खुलने के बाद से हम सब लोग सोचते हैं कि सब खुल गया, सब ओपन हो गया, सब आराम में है और सब कुछ फिर से अच्छा हो गया है। सचेत करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अगर अपने इस कार्यक्रम के मंच से आप सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाऊँ तो ये शायद मुझे करना भी चाहिए और हम सबको करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले 2-3 चीज़ों का पालन करना चाहिए। इससे बेहतर कि जब बहुत पैनिक और बहुत क्रॉनिक स्थिति हो जाए, और आज भी मीडिया दिखा रहा है कि हम सब कैसे खुले में बिना मास्क के भीड़ में घूम रहे हैं, और उसके बाद भी यही मीडिया हमको इंट्रोड्यूस कराएगा कि कैसे कि त्राही त्राही मची हुई है। तो आप उस त्राही त्राही से बचने के लिए और उस परेशानियों से बचने के लिए आप फिर बहुत सारे डॉक्टर्स को देखेंगे, प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, उसके बाद आप दवाइयाँ खाएंगे, अननेसेसरी स्टॉक खत्म हो जाएंगे, आप उन इंजेक्शंस को देखेंगे जिन इंजेक्शंस के बारे में पहले पता नहीं था। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, बेड्स हैं और हमारे पास प्रचुर मात्रा में मेडिसिन है। हमें नहीं पता कि तीसरी लहर में कौन सी ऐसी चीज़ की हमें आवश्यकता होगी और हम उसके लिए फिर से परेशान होंगे, क्योंकि हम तैयार ही नहीं होंगे। पहले भी ऐसे ही हुआ था, हमें नहीं पता था कि पर्टिकुलर एक इंजेक्शन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, हमें नहीं पता था कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की इतनी डिमांड आ जाएगी कि हम उसकी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड वेव में अलर्ट हो जाइए। हमें नहीं पता क्या चीज़ हमारे सामने आएगी, और आएगी तो कितनी भयानक होगी, कितनी परेशान करेगी। तो उन सब चीज़ों से हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। घर से बाहर निकलें, सर्जिकल मास्क और 2 मास्क ज़रूर लेके निकलें। कोशिश करें कि हम सब अपने घर के लोगों को ये ज़रूर बताएं कि प्लीज़ आप बाज़ार में मत जाइए, जो आपके घर के पास दुकान है आप अभी उसी से काम चला लीजिए। बहुत आवश्यक नहीं है तो खरीदारी करने की भी आवश्यकता नहीं है। हो सके तो अपना धन और अपना समय और अपना स्वास्थ्य पहले देखिए, उसके बाद आप रेस्टोरेंट और बाकी सब जगहों पर खुलेआम घूमिए। किसी भी तरीके के शादी ब्याह या आपस में लोगों के घर जाना आना बिल्कुल शुरू मत करिए, और सिर्फ एक ही चीज पर सेंट्रलाइज रहिए कि जब तक कि इस देश का पूरा हर बच्चा, हर एक नागरिक वैक्सीनेशन नहीं ले लेता और हम पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाते कि हाँ अब हम वाकई में सेफ हैं, हम ओपनली विदाउट मास्क और कहीं भी जाने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारा मेडिकल सिस्टम हमें अलाउ कर देता है, तो हम ज़रूर मास्क भी हटाएं और ज़रूर जाएं। प्लीज़ वेट कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इस मंच से, तेरी मेरी कहानी के मंच से मैं आप सब लोगों को आगाह करना चाहती हूँ, अलर्ट करना चाहती हूँ कि आप सब लोग अपनी खैरियत, अपने अपनों की खैरियत समय रहते ही सचेत करें। अननेसेसरी बिल्कुल ना जाने दें, अपने घर के किसी भी व्यक्ति को बाहर बाजार में बिल्कुल ना जाने दें। कोई सामान हो उसे कोशिश करें कि आवश्यक नहीं है तो उसी से काम चलाएं, बहुत आवश्यक है तो पास की दुकान में एक व्यक्ति जाए, 2 व्यक्ति ना जाएं। घर से बाहर भी आसपास के क्षेत्रों में अगर आप निकलते हैं तो ठीक है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल मत जाएं, और उसके बाद किसी भी ऐसे पैनिक मोड का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका पालन मैं भी करती हूँ, क्या आप भी करते हैं? तो प्लीज़ आप खुद को चेक करिए कि क्या आप वाकई में मेरी बताई हुई पहले की एक चेकलिस्ट आपको भेजी थी, क्या उस चेकलिस्ट में आप परफेक्ट हैं, क्या खरे उतरते हैं, क्या आप सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद आपका। मैं आज आप सभी लोगों को ये सचेत करना अपनी जिम्मेदारी महसूस हुई, जैसी समाचार और सारी चीज़ों से हमें जानकारियाँ मिल रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने विषय की तरफ। और
एक चीज़ यहाँ पर आप सब लोगों से कहना चाहूँगी, आप सब लोगों के जो भी सजेशंस हैं, जो भी समस्याएं हैं, तो प्लीज़ आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर ज़रूर भेजते रहें, और उसमें आपको परामर्श निःशुल्क दिया जाएगा, और आवश्यकता अगर जो भी होगी उसमें हम आपकी मदद भी करेंगे और आपको कंसल्टेंसी भी देंगे। इसमें हम किसी भी तरीके का आपको फर्स्ट कंसल्टेंसी में हम किसी भी प्रकार का आपसे कोई शुल्क नहीं लेते। प्लीज़ अपनी समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम तक पहुंचाइए, जिससे उसका निदान संभव हो पाए। साथ में आपसे यहाँ पर आज के विषय पर जब है, तो हम जितने भी विषय चुनते हैं, तो उससे पहले हम तेरी मेरी कहानियों का एक जो टाइटल सॉन्ग है और प्लस उसमें कुछ पोस्टर्स और कुछ फोटोग्राफ्स को आप तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ आप उन फोटोग्राफ्स से विषय को और नज़दीक से जो मैं बताती हूँ वहाँ तो आपको समझ में आएगा। वो हर चित्र, वो हर एक पोस्टर कुछ ना कुछ एक बात कहता है, मैसेज कहता है, कहानी कहता है। तो आप कोशिश करें कि उसका गाना सुनने के साथ साथ, उस गीत के आनंद कर लेने के साथ साथ, आप उस पोस्टर्स और उन चित्रों की भी बहुत एक जो सेंसिटिविटी है उसको महसूस करें, जिससे आप विषय का आनंद और ज़्यादा ले पाएं और अपने अंदर उन सारी चीज़ों को उतार भी पाएंगे। थैंक यू आप सब लोग जो भी मेरे इस सेशंस को देखते रहते हैं और देख रहे हैं, उन सब का मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ और उन सब की मैं आभारी भी हूँ। साथ में जैसा हमारा विषय था चाइल्ड अब्यूज़, हम उसके बहुत सारे पहलुओं पे चर्चा कर चुके थे कि किस प्रकार से चाइल्ड अब्यूज़ कैसा कैसा होता है, और हम किस प्रकार के चाइल्ड अब्यूज़ को अब्यूज़ मानते हैं, और किन चीज़ों को हम सोचते हैं कि ये अब्यूज़ नहीं है किंतु वो भी अब्यूज़ है। तो हम बहुत सारे अब्यूज़ की चर्चा कर चुके थे कि किस प्रकार से बच्चों पर पेरेंट्स के द्वारा, उनके अपनों लोगों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, हेरेसमेंट किया जाता है, उनको माल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उन सारी चीज़ों से किस तरीके से एक बच्चे का व्यक्तित्व, उसका साइकोलॉजिकल, उसका सोशल, उसका ब्रेन, वो सारा कुछ विकसित होता है, और इसका प्रभाव उसके अडल्टहुड तक किस प्रकार से पड़ता है। जब वो एक अडल्ट पर्सन बनता है तो वहाँ पर वो अपने आप को किस तरीके से दिखाता है, और उसके उपरांत हम उससे क्या उम्मीदें लगाते हैं। और इसके आज के हमारा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम उसी बच्चे को दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप उसको बिल्कुल विजुलाइज कर पाएं कि वो कितने कष्ट में है। पिछले सेशन में हमने बच्चे के कष्ट आप तक पहुंचाया था कि वो कैसा दिखाई देता है, उसके कैसे लक्षण होते हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि वो जो बच्चा अडल्ट बन जाता है तो वो कैसा होता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जिनको हम बदलने की तत्काल कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि शायद एक छड़ी घुमाते और एक चुटकी में उस बच्चे का में परिवर्तन आ जाएगा और वो बच्चा फिर से ठीक हो जाएगा और जो एडल्टहुड में पहुंच चुका है। तो यहाँ मैं कुछ 4 लाइनें एज यूजुअल अपने सेशंस की गरिमा को और इसका जो तरीका है उसे बनाए रखने के लिए आप तक कुछ लाइनें ज़रूर पहुँचाती हैं जो विषय से संबंधित होती हैं, और मैं उनको अपने मन से उस विषय तक पहुँचने का प्रयास करती हूँ और वो आप तक ज़रूर पहुँचाती हैं। इन 4 लाइनों को सुनने के बाद फिर हम अपने विषय पर आगे चर्चा करेंगे। एक वो व्यक्ति जो बड़ा हो गया है और जिसने विभिन्न प्रकार के कोई भी एक प्रकार का चाइल्ड अब्यूज़ उसके जीवन का हिस्सा रहा है, वो कह रहा है, मैं नहीं कहता मेरी शख्सियत मेरी कहानी कहेगी, मैं नहीं कहता मेरी शख्सियत मेरी कहानी कहेगी। दोगे मुझे चांद सितारे पर ये मायूसी रहेगी, दोगे मुझे चांद सितारे पर मायूसी रहेगी। बढ़ जाएगा मेरा जिस्म और जहन भी, बढ़ जाएगा मेरा जिस्म और जहन भी, बीती हर बात की जिंदा निशानी रहेगी। तो वो जो एक शख्स आपके और हमारे बीच में बैठा है और अगर उसके जीवन का एक हिस्सा इस तरीके के कष्टों से बीता है, तो ये जो 4 लाइनें हैं ये उसी को समर्पित हैं, और उसकी संवेदनशीलता को हम महसूस कर पाए। तो ये जो 4 लाइनें मैंने लिखी हैं ये उसी पूरे एक जर्नी, पूरे उस सफ़र का हिस्सा है कि जब मेरे पास कोई 45 वर्ष का, 55 वर्ष का, 35 वर्ष का, 25 वर्ष का या किसी भी एज का कोई भी जेंडर का व्यक्ति आता है, और जब हम उसकी शुरुआत उसके बचपन से करते हैं और कहानियाँ कुछ ऐसी ही जिंदा हमको मिलती हैं, तो हम उसके मर्म तक, उसके पेन तक पहुंच पाते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि तेरी मेरी कहानी कभी इतनी अच्छी और इतनी गहराई से चीज़ों की चर्चा नहीं कर पाती। वो आज जो आज इन विषयों की चर्चा कर पा रही है उसका कारण ही यही है कि वो इन सारी चीज़ों की के आसपास पहुंच गई है और वो गहराई से उस
पेन को, उस समस्या को समझ पाती है, महसूस कर पाती है, सिंपैथेटिकली भी और एम्पैथेटिकली भी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस तरीके का एक एब्यूज़ या कोई भी एक ऐसा कोई नाम या कोई भी एक इंसल्टिंग वर्ड या डराने वाली आवाज़ क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों गए थे, किससे बात कर रही थी, ऐसी कुछ आवाज़ें या बच्चों के सामने इस तरीके का कोई विटनेस जहाँ फिजिकल, इमोशनल या किसी भी तरीके का सेक्सुअल टॉर्चर हो रहा हो, साथ में अगर वो प्यार के साथ है या बिना प्यार के साथ है। एब्यूजेस आर ऑलवेज एब्यूजेस। तो हम ये कंपनसेट भी बिल्कुल ना करें कि प्यार भी तो था, पैसा भी तो था और रुतबा भी तो था, अगर एब्यूज़ था तो क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर वो बच्चा यही कहता है कि आप अपना जो आपका प्यार है और आपकी जो दौलत है और आपका जो रुतबा है वो आप भले ही हमें ना दें, लेकिन कम से कम हमारे ऊपर एक हेरेसमेंट या किसी भी प्रकार का हमारे साथ अत्याचार ना करें। तो वो जो बड़ा एक व्यक्ति हो जाता है, जो बहुत कुछ पा लेता है, बहुत कुछ बन जाता है, नौकरी भी मिल जाती है, सोशल रिस्पेक्ट भी मिल जाती है, वो आप घुटन को अगर महसूस करेंगे तो हम जानेंगे कि कौन से लोग जिनको पहले हम उन शारीरिक बीमारियों की चर्चा कर लेते हैं, जिन शारीरिक बीमारियों की वजह से अक्सर जब उनकी केस हिस्ट्री देखी गई तो पता चला कि वो अपनी अर्लियर 7 वर्ष की आयु तक किसी ना किसी प्रकार के विक्टिम रह चुके थे एब्यूज़ के। तो वो चाइल्ड एब्यूज़ के जब विक्टिम्स रह चुके होते हैं तो उनके अंदर लंग डिसीजेस, माल न्यूट्रिशन, विज़न की प्रॉब्लम, फंक्शनल लिमिटेशन यानी कि उनकी पैल्पिटेशंस हाई हो रहती हैं, उनके जो बीपी का लेवल है वो अक्सर एक प्रकार से हमको मिलता है, फ्लैक्चुएशन में मिलता है, या कभी हाई कभी लो। उनको हार्ट अटैक के इश्यूज, ऑर्थराइटिस, उनके बैक में प्रॉब्लम, उनके हाई ब्लड प्रेशर या ब्रेन डैमेज, उनका जो माइग्रेन, हेडेक, क्रॉनिक लेवल पर उनके जो बॉडी पेन्स हैं, इवन कैंसर, स्ट्रोक्स, उनका और भी गैस्ट्रिक इश्यूज, ये उनके बहुत सारे ऐसे बॉडी के सिम्टम्स होते हैं जो उनके डिसीजेस और उनके प्रॉब्लम्स आती हैं। जब उन सब की केस हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं और रिसर्चेस होती हैं तो ये पाया जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो अपने अर्लियर स्टेज में 7 साल की अवस्था में वो जब बच्चा था तो वो इस तरीके की किसी भी एक सिनेरियो से गुजरा होता है। यानी कि ये सिर्फ सिनेरियो नहीं होता, ये उसके जीवन की एक कहानी होती है जिसे वो कभी बता नहीं पाता, या बताता भी है तो उस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन होता नहीं है। क्योंकि कई बार मेरे पास जब कोई 18 साल या कोई 25 साल या कोई एक 40 साल का युवक या युवती आती है और वो अपनी कहानी में ऐसा कुछ बताती है, तो जब हम उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर आपने किसी को बताया नहीं, तो आज भी हमें जवाब में यही मिलता है, बताया था बट उन्होंने कहा कि रहने दो, चुप हो जाओ, या उनसे कहा। लेकिन आज भी ये मेरा क्वेश्चन होता है, क्या उस एब्यूज़र के साथ आपकी भी रिलेशंस हैं? तो वो बताते हैं हाँ, वो हमारे मामा थे, वो हमारी दादी थी, वो हमारी मौसी थी, तो उन्हें घर से नहीं हटा सकते थे, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते थे, तो पेरेंट्स ने वो रिश्ता कैरी ऑन रखा और उस बच्चे का जो उसकी भावनात्मक स्थिति थी, जो उसकी शारीरिक स्थिति थी, उन सारी स्थिति की एक मोल पर, उस कीमत पर उन्होंने वो रिश्ता कायम रखा, उसे छोड़ा नहीं। ये बहुत बड़ा मैसेज है उन सारे पेरेंट्स के लिए जो एक बच्चे की उस शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और उसके बाद भी वो रिश्ते आज भी जीवंत उनके आसपास रहते हैं। वो लोग घर आते हैं। इससे पहले भी आप बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स में, बहुत सारी ऐसी कहानियों में जो मैं चर्चा कर रही हूँ, इससे अगर जोड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ, ये सच्चाई है कि बच्चा जब शिकायत करता है तो इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, सिर्फ एक थोड़े समय का एक दुख प्रकट कर दिया जाता है, लेकिन उस प्रकट के साथ एक एम्पैथेटिकली आप
कभी भी हम कनेक्ट नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ा एक दुख है कि हम किसी के दुख में, किसी के पेन में हम शामिल नहीं हो पाते। तो सब ऊपरी स्तर पर होता रहता है और धीरे धीरे करके ये जो बच्चा, इसके पूरे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है। ब्रेन पे इफेक्ट ऐसे पड़ता है कि जब वो बड़ा होता है तो जैसे हमने बताया कि वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। साथ में उसके अंदर ब्रेन के कुछ हमारे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमारे इमोशंस, जहाँ पर हमारे लर्निंग, जहाँ पे हमारी एक मेमोरी स्टोर होती है, जहाँ पर हमारे इमोशंस का प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। साथ में हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा एक रेनफोर्समेंट टुवर्ड्स इमोशनल रेगुलेशन, इसके तहत साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन, मोटर बिहेवियर, हमारे शरीर का बिहेवियर, और उसके साथ साथ हमारे कम्युनिकेशन, और इसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शनिंग जो हमारे स्पेसिफिक ब्रेन के बहुत सारे पार्ट से गवर्न होती हैं, वहाँ तक कि बच्चे की वो भी सब डिस्टर्ब हो जाती हैं उसी एज से। जब बच्चा वो सब चीज़ों को लेकर उसके साथ बड़ा हो रहा होता है तो वहाँ उसकी स्कूलिंग कैसी हुई है, उसके पेरेंट्स कितना अर्न करते थे, इन सब चीज़ों की बातें पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि बच्चा अपने अंदर, अपने मस्तिष्क से फाइट कर रहा होता है। वो अपने शरीर में होने वाली हलचलों से फाइट कर रहा होता है। वो अपने मन में उबलने वाले ख्यालों से फाइट कर रहा होता है। और ये एक ऐसी लड़ाई होती है जिसे सिर्फ वो बच्चा अकेले ही कर रहा होता है। तो वो डर होता है। तो इस तरीके से जब उसको बहुत सारी बड़े होने पर, अडल्टहुड में जाने पर बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं और वो उसका हिस्सा बन जाता है। उसके बाद वो दवाइयाँ खा रहा होता है। उतना टाइम भी नहीं होता कि उसकी बहुत ज़्यादा केस हिस्ट्री या साइकोथेरेपी पर जाया जाए। लोग इतने अवेयर भी नहीं है कि हम साइकोथेरेपी के थ्रू इन सारी चीज़ों को एक कवर अप तो नहीं, इसको एक हील अप कर सकें, लेकिन उतना टाइम हम जीवन में नहीं देते अपने उन हिस्सों के लिए जो शायद हमारे परेशानियों की जड़ है। उसके उपरांत जब बच्चे के ब्रेन के फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होने लगते हैं, बच्चा पढ़ रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन इंटरनल वो कहीं ना कहीं एक द्वंद्व में बिता रहा होता है। धीरे धीरे इस मस्तिष्क के प्रभाव से वो खाली उसके शरीर और मन पे नहीं पड़ता, उसके मस्तिष्क पर जब पड़ता है वहां से उसके शरीर के जो एक्शंस और उसके मन के भाव कैसे चेंज होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। और ये सब कुछ तब दिखता है जब वो 14 वर्ष से ऊपर की एज में जा रहा होता है, यानी कि 14 और 16 के बाद ये सब दिखना शुरू हो जाता है। और पेरेंट्स तब कहते हैं ये एग्जाम फियर है, ये दोस्त नहीं बना पाता, इसलिए ये इसके दोस्त बहुत कम है, ये इंट्रोवर्टेड है, ये अपने मन की बात नहीं कह पाता, ये थोड़ा शर्मीला है, हेजिटेटेड है। और ऐसी कुछ वर्डिंग्स को देकर उस 14 साल और 16 साल के लड़के और लड़की को ऐसे ही कुछ सिंपैथेटिक वर्ड देकर डील करते हैं। या एक और बहुत कॉमन वर्ड है जो हम सब ने सीख लिया है कि ये सोचता बहुत ज़्यादा है और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ से ये परेशान है। जबकि इंटरनली दफन जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनका तो कोई बात ही नहीं करता, उन पे कोई चर्चा नहीं करता। बस हम 6 महीने और 1 साल और 1 हफ्ते 1 महीने की दिन जिंदगी को ही शायद ये मान लेते हैं कि हमारे उसी का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। एक बार आप सब लोगों का धन्यवाद दूंगी, जो लोग भी इसको देख रहे हैं या आगे देखेंगे तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि इसको समझ पाना ये विषय बहुत संवेदनशील है। इसमें इसको प्लीज़ आधे में मत छोड़िएगा। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन। साथ में जब अब हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल कौन से इश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ जब हम ये समझ लेंगे तभी इसका जो 3rd एपिसोड होगा पार्ट 3 उसको समझ पाना इजी होगा। ये साइकोलॉजिकली बच्चे को या उस एडल्ट को जो अब 14 और 16 की उम्र पार करके 18 की तरफ जा रहा है, एंग्जाइटी, उसको घबराहट, वो छोटी छोटी बातों पे घबराने लगता है, उसको डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, यानी कि उसको कोई डांट देता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने लिए फाइट नहीं करता, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, वो कहता है मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे नौकरी नहीं करनी है, वो एक मोटिवेशनल लेवल उसका डाउन होता चला जाता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स भी कई बार देखे गए हैं, उसको एक रिलेशनशिप मेंटेन करने में दिक्कत होती है। यानी कि स्पेशली यहाँ पर मैं एक मेंशन करूँगी कि वो सारे रिलेशनशिप पेरेंट्स के, सिबलिंग्स के या अपने रिलेटिव्स के साथ तो रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्डअप कर लेता है, स्पेशली लव रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप में वो फेलियर
फेलियर होता है और अक्सर उसकी रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाती हैं या वो उसमें अपनी सेल्फ एस्टीम को नहीं मेंटेन कर पाता। तो उसके बाद उसको हमेशा फ्लैशबैक के एक्सपीरियंसेस जो है वो हमेशा आते रहते हैं, उसको फ्लैशबैक में चलते रहते हैं, मतलब थ्रू आउट द टाइम वो कनेक्ट होता है प्रेजेंट में, लेकिन फ्लैशबैक में हमेशा कुछ विजुअल्स, कुछ विजन उसको विजुअल्स मिल रहे होते हैं और वो उनसे भी उबर नहीं पाता। वो एक कई बार सेल खुद को हार्म पहुंचाना और ईटिंग डिसऑर्डर, वो मोटा बहुत अक्सर हो जाता है, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, ट्रबल इन स्लीपिंग इश्यूज़ में जो ट्रबल्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा उसका पार्ट हो जाते हैं। साथ में वो एक व्यक्ति एक फिज़िकल कांटेक्ट जब किसी के साथ मेंटेन करता है वहाँ पर भी अक्सर वो फेलियर होता है, इसीलिए उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वहाँ पर एक जो वार्म और प्लस एक जो बहुत फीलिंग्स आनी चाहिए, सॉफ्ट फीलिंग, वो उसको ना ले पाता है और ना ही वो दे पाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी एज में 7 साल 8 साल या 10 ईयर्स के अंदर अंदर सेक्सुअल अब्यूज़ उसके साथ या किसी भी तरीके के फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ और भी मेडिकल अब्यूज़ किसी भी पार्ट का वो हिस्सा होता है। कई बार ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, अगर आप बड़े बड़े क्रिमिनल्स की भी जब केस हिस्ट्री निकाल के देखी गई है, बहुत रिसर्च हुआ है इस टॉपिक पे और ये फाइंड आउट हुआ है कि कैसे स्कूल के ग्रेड्स को लेकर कैसे वो क्रिमिनल बना या कैसे उसका स्कूल में एब्सेंट होना इतना फ्रीक्वेंट हो गया, कॉलेज में एब्सेंट होना फ्रीक्वेंट हो गया कि वो जाकर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या सब्सटेंस अब्यूजेस या नशा का आदि हो जाता है। साथ में वो आइसोलेशन यानी कि गुमसुम रहना, अकेले रहना और एक डिस्ट्रेस उसके अंदर रहता है कि वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। उसे लगता है कि हर व्यक्ति उसे छोड़ के चला जाएगा, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति रिलायबल नहीं है, उसको ना तो अपनी वैलिडिटी और अपनी रिलायबिलिटी का पता होता है और ना ही उसको दूसरे की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का पता होता है। उसको एजुकेशंस में डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, उसको एक रिलेशनशिप को तो हमने डिस्कस कर ही दिया, साथ में उसका जो एक ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है वहां पर वो सेल्फ कंट्रोल और अपने कॉग्निटिव फंक्शनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाता। जब वो बड़ा होता है तो लोग उससे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, गुस्सा शांत भी हो जाना चाहिए या एक ही बात को लेकर लंबे समय तक मत बैठो। उस शख्स का आप कैसे अंदाजा लगा सकती हैं जो बचपन की बात भी आज तक उसके जहन में जिंदा है, तो वो किसी भी बात को छोड़ना उसने सीखा ही नहीं है। तो उसकी जो ब्रेन से लर्निंग है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, वो एक स्टबर्न और स्टकिंग वे में वर्क करने लगती है, जिससे भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल या बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस और कॉग्निटिव फंक्शनिंग में बहुत स्किल्ड नहीं हो पाता। सेल्फ कंट्रोल पर उसकी पुअर कंट्रोलिंग हो जाती है। साथ में उसका एक पार्ट जब वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों से, बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स होती हैं क्योंकि वो 18+ के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर रहा है या कर भी रहा है तो वो सोशली उतना अच्छा नहीं है, अपने में आइसोलेटेड है, तो इनमें से कोई भी एक बिहेवियर वो व्यक्ति, ऐसा नहीं कि सारे बिहेवियर उसमें होंगे, उसमें किसी भी तरीके का एक साइकोलॉजिकल, एक या दो या 8-10 बंच ऑफ साइकोलॉजिकल रिएक्शंस और डिसऑर्डर उसके अंदर जब जा रहे होते हैं, वहाँ से अक्सर वो बहुत निराश हो जाता है और उसे लगता है कि उसके अंदर की कहानी तो कोई नहीं जानता। वो कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट्स और सुसाइडल थॉट्स से भी ग्रस्त रहता है थ्रू आउट द एडल्टहुड। उसके अंदर ये रहता है ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, अब मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मैंने इतना पैसा जोड़ दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि किसी को मेरी ज़रूरत है। और उसको ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में प्यार नहीं होता या उसकी लाइफ में पैसा नहीं होता या उसकी लाइफ में एक सोशल रिस्पेक्ट उसकी नहीं होती, सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन वही एक खालीपन, एक मायूसी उसकी पूरी ज़िंदगी चलती रहती है जब तक वो 18+ के बाद भी वो 40 का हो जाए, 45 का हो जाए, वो 50 का पहुंच जाए, लेकिन वो जब भी अपनी बात की, अपने दुख की जब चर्चा करता है तो वो स्टार्ट वहाँ से करता है जहाँ से वो इस प्रकार के किसी भी अब्यूज़ उसका लाइफ का हिस्सा रहे होते हैं। तो धीरे धीरे करके जब हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को, इससे उसका बिहेवियर ख़राब हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से जब उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि ब्रेन की डिसफंक्शनिंग, मन की डिसफंक्शनिंग, दोनों ही उसका यानी कि शरीर और उसका जो मन है वो दोनों ही जब एक कोऑर्डिनेशन में काम नहीं
नहीं कर रहे होते हैं, तो वहाँ से उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सोशल बिहेवियर, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को का एक पैदा होती हैं जिसको हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में बहुत आसान तरीके से ये समझ सकते हैं कि वो कुल मिला के इन सब का जो बंच है, जो गुच्छा है, वो टॉक्सिक स्ट्रेस के रूप में उसकी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ वो घुस जाता है, और फिर तब ही निकल सकता है जब उसके जो नियर और डियर हैं उस पर काम करना चाहें, इन टाइम काम करना चाहें, अर्ली इंटरवेंशन में काम करना चाहें। लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि 18 प्लस के बाद या 14 प्लस के बाद मेरे पास क्लिनिक में बच्चा तो आया है, बट पेरेंट्स इस इशू को लेकर कभी नहीं आए। वो व्यक्ति तो आया है जो एडल्टहुड में चला गया है, लेकिन वो जब बच्चा था तो उसके पेरेंट्स ने किसी को अप्रोच नहीं किया होता है। ये मेरी भी पर्सनल एक एक्सपीरियंस है क्लिनिक का, कि कभी भी ऐसा हुआ वो बच्चा आया जो 18 के बाद अपनी चाइल्डहुड स्टोरी बता रहा है, वो वयस्क आया, एडल्ट आया जो 50 का है लेकिन अपनी वो चाइल्डहुड स्टोरी बता रहा है, या वो कुछ आपस में ऐसे कुछ लोग जो कभी भी कुछ बताते हैं तो बहुत ऐसा कुछ अपना किस्सा या अपनी चीज़ों को चर्चा करते हैं, वो अपना दुख बताते हैं, वो उनका दुख है लाइफ का जो आज भी जिंदा है, वो आज बता रहे हैं, इट मीन्स की चीज़ें जिंदा है। तो जिंदा है तो वहाँ पर व्यक्ति, हम इसको बहुत इजीली एक तरीके से समझेंगे कि टॉक्सिक स्ट्रेस में जो एक व्यक्ति है उसका जो व्यवहार, उसकी जो सोचने की एबिलिटी, उसका जो थॉट प्रोसेस सिस्टम, और प्लस ये सब जो है उसके स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सेस और सिस्टम को एब्रप्ट कर देते हैं और ट्रिगर करते हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग तक जाता है, और इसको वो प्लेस करना नहीं सीख पाता कि इस मूड से अच्छे मूड में, खराब मूड से अच्छे मूड में कैसे आया जाए। अगर वो सालों साल एक टॉक्सिक स्ट्रेस उसके अंदर एक समा जाता है, और उसको बाद वो किसी, ऐसा नहीं है कि वो जाकर एंग्जाइटी का इलाज कराए, वो जाकर अपने डिप्रेशन का इलाज कराए, या वो जाकर अपने सुसाइडल थॉट का इलाज कराए। यहाँ उसका इलाज होना है जो व्यक्ति उस टॉक्सिक स्ट्रेस को लिए हुए अपने अंदर उसने दफन कर रखा है या अपने अंदर वो सप्रेस है। तो यहाँ तक आई थिंक कि समझना एक व्यक्ति को कि कैसे एक बच्चा बड़ा हो गया और अपने सारे उन दर्द के साथ। अब बात आती है नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो इस पर बेस्ड होगा, वो अडल्ट क्या करे जिसके साथ ऐसा हुआ है, और वो पेरेंट क्या करे जिसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो ये दोनों लोगों को अपना अपना रोल समझना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट शुड वी डू एज एन पेरेंट, एज अ पेरेंट्स और एज एन इंडिविजुअल, कि जब अगर मेरे साथ या हमारे साथ हुआ है तो हम क्या करें, और अगर हमारे या हमारे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तब हम क्या करें, क्योंकि वो भी एक बहुत समझना एक लंबा विषय है। तो आई थिंक कि आज इस विषय को आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, और तेरी मेरी कहानी की इस जो कहानी है, इस दर्द की कहानी को आप शायद बहुत ही अपने अंदर महसूस कर पाएं कि कैसे हम इस दर्द से लोगों को बाहर ला सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि सही तरीका क्या होगा। अगर जितने भी लोग सुन रहे हैं, आई थिंक कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति उनकी लाइफ में कभी उनसे मिले, मुझे लगता है कि मेरे आज के सेशन को देखने के बाद आप ज़रूर उसको गाइड कर पाएंगे कि आप एक बार जाकर किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल लीजिए, और आपकी जितने भी पुराने जो भी चीज़ें हैं उनको अभी हील अप करिए, और इसको पूरी उम्र जब तक कि आप जीवित हैं तब तक इसे कैरी मत करिए। उम्र कोई भी हो, वो चाहे वयस्क हो या वो यंग एडल्ट से भी ओल्डर एज में चला गया हो, वो कोई भी उम्र हो, ये मत सोचिए कि हुआ तो 7 साल में था, आज उसका जिक्र क्यों करना। उसका जिक्र कर लीजिए, उस पर बात कर लीजिए, तो अगर उस पर बात हो जाएगी तो वो अपने आप हील की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसमें जो हम बहुत सारी थेरेपीज और बहुत सारी टॉक सेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसमें बहुत और भी गहराई से काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें और अगर हम लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं, तो मुझे लगता है कि तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस की जिम्मेदारी और अधिक आप लोग भी उसको बांट सकेंगे और लोगों तक इस राहत को पहुंचा सकेंगे कि वो कहाँ जाएं और किससे संपर्क
करें। तो इसी आशा के साथ आप सब लोगों से आज के सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको अलर्ट मैसेज दिया ड्यू टू कोरोना, उसके कारण जो होने वाली या आगे आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे बचने के लिए तो प्लीज़ आप उसका ज़रूर ख्याल रखें और अपने प्रति ईमानदार बने, दूसरों के प्रति ईमानदार बने, इस समाज के प्रति ईमानदार बने और देश के प्रति ईमानदार बने। तभी हम सबका जीवन एक माना जाएगा कि हम जिंदा हैं, और हम जिंदा हैं तो बहुत जिंदा दिली से अच्छे से इस जीवन को गुजार रहे हैं। तो इसी के साथ आप सब लोगों से विदा लेती हूँ, और आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का सहयोग और आप सब लोगों के मैसेजेस हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।